खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो चीन और भारत के बीच एक तनाव की सुगबुगाहट बहुत समय से लगातार चल रही है। आज बातचीत का भी एक दौर शुरू हुआ है, लेकिन क्या भारत चीन तनाव में जंग की आहट है? आइए आपको खबरों की खबर में वो बताते हैं। तो 14 जून को अगर आपको याद हो, गलवान में एक हिंसक झड़प हुई, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। गलवान में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए और चीन के भी करीब 40 जवान मारे जाने के या मारने का दावा किया गया। तो ये 14 जून को एक फ्लैश पॉइंट था। फिर 17 जून को एस जयशंकर ने वांग यी से बात की। ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं दोनों देश के। उन्होंने आपस में, फॉरेन मिनिस्टर्स ने आपस में बात की, विदेश मंत्रियों ने। 6 जुलाई को भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच में बातचीत हुई। तो ऐसे लग रहा था कि अब तनाव धीरे धीरे हो सकता है बातचीत से कम हो जाए। अजीत डोवाल वांग यी के बीच में कुछ बात की प्रगति हुई। दोनों देश कुछ इलाकों में थोड़ा थोड़ा पीछे हटे। इस बातचीत के बाद, 6 जुलाई की बातचीत के बाद, चीन कई इलाकों में फिर भी अड़ा रहा। तो यह जानकारी हमको मिली 6 जुलाई की। 29 से 30 अगस्त को भारतीय इलाके में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई चीन की। हमने चीनी सैनिकों को खदेड़ा। पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर की यह घटना है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। दक्षिण पैंगोंग के ऊंचे इलाकों में भारत की पैठ है। तो ये 29 और 30 तारीख के प्रकरण है। 4 सितंबर को रूस में चीनी रक्षा मंत्री से मिले राजनाथ सिंह। तो रक्षा मंत्रियों की एक बातचीत हुई 4 सितंबर को। 7 सितंबर को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास हवा में फायरिंग की गई। पैंगोंग के दक्षिणी छोर पर आमना सामना भी हुआ। 45 साल बाद एलएसी पर फायरिंग हुई। 45 साल तक फायरिंग नहीं हुई थी। 45 साल का इतिहास में पहली बार वहां पर फायरिंग हुई। 9 सितंबर को गतिरोध कोई भी मोड़ ले सकता है, ऐसी जानकारी दी सरकारी सूत्रों ने। तो तनाव बना हुआ है बहुत ज्यादा। भारत सरकार भी ये कह रही है कि कोई भी मोड़ ले सकता है। ऐसी ही कुछ टिप्पणी चीन की तरफ से भी हो रही है। और 10 सितंबर को यानी कि आज हम देख रहे हैं कि भारतीय और चीनी विदेश मंत्रियों के बीच में आज मुलाकात हो रही है। उम्मीद यही है कि बातचीत से कोई हल संभव हो। एस जयशंकर जो हैं वो 4.5 साल चीन में राजदूत रह चुके हैं। तो ये उनको एक एडवांटेज भी है वहां पर जाने का। चीनी विदेश मंत्री वांग यी को पहले से वो जानते हैं इस संबंध की वजह से। तो क्या कोई परिणाम निकलेगा, कोई हल निकलेगा, हम अभी नहीं कह सकते क्योंकि वो बातचीत जारी है। लेकिन भारत ने एक चीज साफ कर दी है कि जो विस्तारवादी मानसिकता है चीन की, उसको जमकर टक्कर दी जाएगी। मैं स्वागत करना चाहता हूं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह। आप चेयरमैन हैं सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जेएनयू के। प्रोफेसर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये फ्लैश पॉइंट्स जो हैं ये लगातार हम देखते आए हैं। जैसे कि अभी हमने पूरा घटनाक्रम बताया, ये पहली बार नहीं हो रहा है। 14 जून को भी हुआ था। हर बार बातचीत होती है, कुछ हद तक चीजें ठीक होती हैं, लेकिन जो विस्तारवादी मानसिकता है वो भी बनी रहती है। कितनी उम्मीद रखी जाए इस बातचीत के दौर से? इस बार मुझे लगता है, जैसे बार बार कहा गया, कि ये अभी जो तनाव बना हुआ है सीमा पर, वो 1962 की जो बॉर्डर वॉर हुई थी उसके बाद पहली बार इतना जबरदस्त भिड़ंत हुई है। और इतना जबरदस्त वहाँ सोल्जर्स का आई वॉल टू आई वॉल जिसको कहते हैं पोजीशंस हैं। कुछ 100 मीटर्स के डिफरेंस में आप देखें, रेचांगला में है वो, चुशुल क्षेत्र में। तो चिंता का विषय तो है। और उसको यदि आप पिछले कुछ सालों में मुड़कर देखें तो 2013 में देपसांग हुआ 16 दिन तक, फिर उसके बाद चुमार हुआ 2014 में 21 दिन तक, फिर उसी तरह से 2015 में पांगोंग लेक पर हुआ, 2017 में तो 72 दिन तक हुआ ये डोकलाम, और पिछले साल फिर पांगोंग लेक पर हुआ। तो लगातार 2 चीजें नजर आई। एक तो ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी ये भिड़ंत होने की, और उसका जो शक्ति प्रदर्शन का एक तरह से मैग्नीट्यूड था जो वो लगातार बढ़ता गया है। हालांकि हर बार लगा कि बातचीत से शायद इस बार सुलझाना मुश्किल होगा, खासकर डोकलाम में ऐसा लगा, पर सुलझा लिया गया बातचीत के साथ। पर इस बार क्योंकि ये केवल एक बिंदु पर नहीं, कई बिंदुओं पर ये भिड़ंत हो रही है,
कई नए बिंदु निकाले जा रहे हैं जिनको हम ग्रे जोन्स आजकल कहते हैं, कि यहाँ पहले इस तरह की चिंता नीचे शंका नहीं थी कि कोई कंफ्यूजन है उसको लेकर, वो नए ऐसे क्षेत्र बनते जा रहे हैं। तो ये एक तो पहली बात ये कि बिल्कुल नए नजरिए से अपने इक्वेशंस को देखना पड़ेगा और नए मैकेनिज्म और मैनरिज्म्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो उसमें मुझे लगता है कि कुछ समय लगेगा। और समय लगने का मतलब यह है कि शीतकालीन अभी जो ठंड पड़ने वाली है, विंटर आने वाली है, उसमें भी लगातार ये भिड़ंत रुकने वाली नहीं है। और खासकर अब जो अभी आपने जिक्र किया कि 29 अगस्त को और अभी 7 सितंबर को जो भारतीय सेना ने अपना प्रभाव दिखाया है, तो वो चीनी सेना पर एक तरह से आज शायद ये एक डेस्परेट सिचुएशन है कि उनको भी कुछ करके दिखाना होगा। और 9 सितंबर की आपने बात की, हालांकि कुछ नहीं हुआ उस दिन, पर हो सकता है कि ये इस तरह की भिड़ंत होती रहेंगी। और ये मुझे यकीन विश्वास है एक तरह से कि यदि इस तरह की कोई भिड़ंत होती है, हालांकि नहीं होनी चाहिए, पूरा संयम है दोनों तरफ से, सालों साल उन्होंने संयम दिखाया है, पर यदि भिड़ंत हो भी जाती है तो मुझे लगता है कि बहुत ही सीमित भिड़ंत होगी, तो कोई बड़े युद्ध के आसार बिल्कुल नहीं है। तो ये लगातार सेना का प्रभाव बनाए रखना, वहां रीइंफोर्समेंट्स करते रहना और साथ साथ में बातचीत होते रहना, मुझे लगता है कि ये लंबी एक तरह से सिलसिला चलने वाला है। ये कोई एक या दो बातचीत से सुधरने वाला नहीं है। उम्मीद करते हैं कि रक्षा मंत्रियों की बात हुई, विदेश मंत्रियों की बात हुई और शायद माहौल और अच्छा हुआ तो प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति से वहां बात हो सकती है, कम से कम वीडियो कॉन्फ्रेंस हो सकती है, पर उसके लिए हालात पहले स्थिरता वहां लाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ऐसे कुछ आसार आज की बातचीत से निकल सकते हैं। जी प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज बोली। आपने बोला कि बहुत सारी ऐसी जगहें जहां पर उनको कॉन्फ्लिक्ट के नजरिए से देखा ही नहीं जाता था, वहां कोई डिस्प्यूट था ही नहीं, वहां पर भी अब चुनौतियां सामने आ रही हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं ऐसा क्यों हो रहा है? साफ जाहिर है कि चीन चाहता है कि वो अपना जो प्रभाव है वो अपने आप को दिखाना चाहता है कि भारत ये बात मान ले कि चीन बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और एक जो एसिमेट्रिक या अनइक्वल रिलेशनशिप है उसको यदि भारत मान ले तो ये चीन चाहता है कि उसके लिए बेहतर है। वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनके अभी देखें दूसरा 5 वर्षीय कार्यकाल उनका खत्म हो रहा है 2022 में। तो इस वक्त चीन में यदि आप इतिहास में जाएं तो अब तक अगले नेताओं का नाम सामने आ जाना चाहिए था, जो कि नहीं आया है। और बहुत विशेषज्ञ मानते हैं कि शायद 1 दशक और वो रहना चाहते हैं, तो उसको लेकर काफी नेताओं में आक्रोश है जिनको मौका नहीं मिलेगा। उसके अलावा ये महामारी को लेकर विश्व में जो उनके प्रति आक्रोश है उसको लेकर चिंता है। आर्थिक व्यवस्था में जो वहां आप देखें कि तहस नहस हो रही है, संकुचित हो रही है, उसको लेकर चिंता है। तो उसमें अपने एक दबंग नेता का जो छवि बनाए रखना है, खासकर भूमि पर संप्रभुता को लेकर, वो वहां उनके लिए जरूरी है कि अपना लगातार दबदबा दिखाते रहें। पर भारत ने जिस तरह से खड़े होकर मुकाबला किया है इस वक्त, खासकर भारतीय सेना ने जो 7 सितंबर और 19 अगस्त को जो करके दिखाया है, उससे मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है कि लगातार ये दबंग छवि अपनी बनाए रखना उनको बातचीत करनी पड़ेगी। और उससे साफ नजर आता है कि क्यों वहां के रक्षा मंत्री ने कोशिश की, शुरुआत की कि भारत के रक्षा मंत्री से बात हो। और भारत के रक्षा मंत्री ने बात तो की, पर कुछ समय लिया उसको सोचने में कि हमारे पास समय है बात करने का या नहीं है। रूस को इस वक्त बहुत जरूरत है कि इन दोनों देशों की बातचीत कराता रहे, क्योंकि रूस की अंतर्राष्ट्रीय छवि तभी तक प्रभावी है जब तक भारत और चीन दोनों उसके देश हैं, उसके दोस्त हैं। और यदि रूस को दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा तो उसकी अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख और प्रभाव पर बहुत चोट लगने वाली है। आप देखेंगे लगातार रूस इसमें दखलंदाजी करता रहेगा और कोशिश करेगा कि बातचीत जारी रहे। जी गुरजीत सिंह, पूर्व राजदूत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरजीत सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अभी प्रोफेसर सिंह से बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि ये एक एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट है, विस्तारवादी एक तरीका है चीन का, वो अपना प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नई नई जगहों पर अब विवाद शुरू हो रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जानबूझ के उकसाने का एक पहलू, और इससे निपटे कैसे भारत? चीन का जो मकसद है कि वो 2021 में अपनी एक शताब्दी मनाएगा, फिर 2049 में शताब्दी मनाएगा अपनी रेवोल्यूशन की। और इस अंतर में चीन समझता है कि मैं एक दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति बन जाऊं। अब इसको ध्यान में रखते हुए उसने सोचा है कि ये कोविड पैंडेमिक का जो समय है, इस समय बाकी देश सब
व्यस्त है और लोगों की जो आर्थिक क्षमता है वो इतनी है नहीं, तो इस समय जो मेरा विस्तारवाद का एजेंडा है उसको मैं आगे बढ़ाऊं। इसमें जो पाकिस्तान में सीपेक बन रहा है उसको लेके भी उनकी कई शंकाएं हैं, जिनको सुलझाने के लिए वो समझते हैं लद्दाख में एक भारत के विरुद्ध सामना खोलना उनके हित में जाता है। इसलिए ये कई लेवल की चीजें हैं, बायलैटरल है, रीजनल है, ग्लोबल है, जो चीन इस समय बढ़ाना चाहता है और अपने विस्तारवाद के एजेंडा को पूरी तरह ऐसे आगे बढ़ाएगा कि जैसे कि वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शक्ति दिखलाई जाए। निपटा कैसे जाए इससे गुरजीत सिंह जी? इंपैक्ट इसका सबके ऊपर है, लेकिन सब लोग ऐसा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप आसियान के देश देखें, वो तो चुप बैठे हैं, जितना भी दबाव चीन डाल ले वो फिर भी आरसेप में उनसे बात करते रहते हैं। अब जापान के साथ बॉर्डर की प्रॉब्लम हो रही है सेंकाकू आइलैंड में, जापान कोई इतनी क्षमता तो वहां नहीं दिखा रहा है, साउथ चाइना सी में और इंडो पैसिफिक जापान अपनी नजर दिखा रहा है। सिर्फ भारत एकमात्र देश है जिसने हर लेवल पे एक कोशिश की है कि मैं चीन का सामना करूं। लद्दाख और बाकी जो बॉर्डर है उस पर सामना किया जा रहा है, आर्थिक स्थिति में सामना किया जा रहा है, इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी में सामना किया जा रहा है, और एक अंतरराष्ट्रीय डेमोक्रेसी की कोलिशन बनाई जा रही है जो चीन के विरुद्ध खड़ी हो। जी सिंह साहब, मैं आपसे गुरजीत सिंह जी और उसके बाद प्रोफेसर सिंह से दोनों से एक एक करके जल्दी से पूछना चाहता हूं। आज ही हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पैक्ट साइन किया है जापान के साथ। ये कितना कारगर सिद्ध होगा इस लड़ाई में? आपको लगता है कि इस तरीके से हमको बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ना होगा? गुरजीत सिंह, ऐसा भारत ये कोशिश नहीं कर रहा है कि कई जगहों पर अपनी बेसिस खोले, लेकिन भारत ये कोशिश कर रहा है कि जिन देश की बेसिस इंडो पैसिफिक में है उनके साथ ऐसी संधियां हो जिससे हम एक दूसरे की बेस को इस्तेमाल कर सकें। तो जैसे फ्रांस के साथ है, अमेरिका के साथ है, अब जापान के साथ है, तो जिबूती है, रीयूनियन आइलैंड है, और फिलीपींस में जो बेस है सुबिक बे, ये सब में भारत को एक आने जाने की खुला मौका मिल सकता है, जिसके बदले में हम अंडमान और निकोबार में ये शक्तियों को एक एक्सेस दे सकते हैं कि उनके शिप्स रेस्ट और रिक्रिएशन और सप्लाई के लिए वहां आ सकें। बिल्कुल। गुरजीत सिंह जी और प्रोफेसर सिंह, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। खबरों की खबर जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो सुशांत सिंह केस का पूरी तरह राजनीतिकरण हो रहा है। पहले बीजेपी ने बिहार में विज्ञापन निकाला जिसमें सुशांत की तस्वीर थी और लिखा था न भूले हैं न भूलने देंगे। अब अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि रिया बंगाली ब्राह्मण हैं, आरोप साबित होने से पहले उन्हें गुनहगार बना दिया गया। यानी 2021 में होने वाले बंगाल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस रिया चक्रवर्ती के साथ अन्याय की चुनावी मुद्दा बना सकती है। आपको यह भी बता दें, अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के प्रमुख भी बनाए दिए गए हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस ने अधीर रंजन को, जैसे कि मैंने बताया, कि अध्यक्ष बनाया है। तो क्या अब सुशांत बिहार के होंगे और रिया बंगाल की? सुशांत सिंह राजपूत हमारे देश की एक एक्टर है, वो हमारा देश की एक बड़ा सितारे है, लेकिन बीजेपी पार्टी जिस ढंग से सुशांत सिंह राजपूत को इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें मुझे यह लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत फिल्मी दुनिया के कोई हिंदुस्तान के सितारे नहीं बल्कि बिहार के सितारे हैं। और रिया चक्रवर्ती वो भी एक बंगाली ब्राह्मण है, वो भी एक महिला है, बिना कसूर। अभी साबित नहीं हुआ कि उनका दोष क्या है, उनका गुनाह क्या है, लेकिन मीडिया वालों ने उनको तो गुनहगार बना दिए।